उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर स्टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर स्टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ठाणे पालघर जिला के संगठन मंत्री नरेंद्र भमवानी जी और दूसरे मीरा भाईंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री सुखदेव जी। सबसे पहले आप दोनों का इस हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और धन्यवाद आपका कि ऐसे गंभीर विषय पे हम लोगों का आपने। थैंक यू। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कल ही की बात है कि इन लोगों ने किसान दिवस था 23 दिसंबर को, तो इसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने एक दिन का अनशन किया था। किसान आंदोलन जो चल रहा है पिछले एक महीने से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, तो उसके लिए इन्होंने एक सांकेतिक समर्थन देते हुए इन्होंने एक दिन का अनशन इस मीरा भाईंदर शहर में किया था। उसका हमने न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले भमवानी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ज़रा ये किसान बिल जो है तो उसके विषय में बताइए, एग्जैक्ट किसान बिल क्या है। सर देखिए, मोटे मोटे तौर पर 3 बिल हैं। एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें कॉरपोरेट या कोई भी आदमी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवा सकता है। दूसरा है कि प्राइवेट मंडियां बनाई जाएगी और वहाँ पर भी किसान माल बेच सकता है। और तीसरा है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, जो आवश्यक की चीज़ें होती हैं, उसकी एक स्टॉक लिमिट थी, उस स्टॉक लिमिट को हटाया गया है। अब आप ये तीनों को साथ में पढ़िए तो क्या हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, ये कॉरपोरेट कौन कराएंगे ये सबको पता है। उसके बाद मंडियाँ, ऑलरेडी कई कॉरपोरेट के गोडाउन बनना शुरू हो गए फार्म बिल आने के पहले ही, तो वो गोडाउन बनाएंगे बड़े बड़े और उसमें अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे। अभी अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे तो इनको जब किसान से खरीदना होगा तब तो 1 साल तक तो ये लोग भाव देंगे बराबर खरीदते टाइम, पर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद किसान को उनके पास ही माल बेचना पड़ेगा और इनको कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका बहुत स्टॉक पड़ा है। हाँ, और ऊपर से जो प्राइस है, जो कंज्यूमर्स को ये लोग भाव देंगे, भाव में बेचेंगे, वो भी ये लोग कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब पूरे का पूरा जो अनाज का कारोबार है वो पूरा का पूरा कुछ कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में होगा। तो ये अच्छी बात आपने कही कि एक तरीके से ये जो बिल है उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फ़ायदा देने की कोशिश की जाएगी सरकार। सुखदेव जी, आप बताइए कि ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपके केजरीवाल सरकार भी पूरा समर्थन किसानों को दे रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये आंदोलन को आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया और जिस तरीके से बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं इस बिल को लेकर, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो बिल है तीनों, ये रिजेक्ट होना चाहिए, बिल को ख़त्म किया जाए ताकि किसान जो है वो अपनी स्वतंत्रता से अपने खेत और का मालिक हो, अपने अनाज को बेचने के लिए वो मंडी जो है वो उनका स्वतंत्र अपने तरीके से चले। उनकी बाकी दूसरी जो है मिनिमम प्राइस जो है वो सरकार तय करनी चाहिए। अगर उससे के नीचे रेट में अगर कोई माल खरीदता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ये उनकी मुख्य जो चीज़ें हैं वो सभी सरकार को मान्य करनी चाहिए और उनका जो बिल है, सरकार जो अभी बिल पेश की है उसको रद्द करना चाहिए। एक चीज़, जब सरकार की बात आती है तो उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बिल जो है वो किसानों के हित में है, तो वो किसानों के हित में नहीं है, ये क्या है? देखिए, ये जिन्होंने कानून पास किया है बीजेपी ने, वो बता रहे किसानों के हित में। वो बता रहे हैं कि प्राइवेट मंडियों में भी माल बेचा जा सकता है। प्राइवेट मंडियों में माल कब बेचेंगे? जब जो एपीएमसी खरीदती नहीं है, जो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें कई बार बोलते हैं कि गोडाउन में जगह नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, हमारे पास गोडाउन ही नहीं है, तो किसान को बाहर जाके बेचना पड़ता है। तो इनका कहना है कि बिचौलियों को हटाएंगे हम। ये बिचौलिए, छोटे बिचौलिए हट सकते हैं, लेकिन उसके बदले बड़े बिचौलिए आ जाएंगे। जैसे अडानी और अंबानी जी अगर ये माल खरीदेंगे तो क्या वो स्वयं कंज्यूम करने वाले हैं कि वो भी बड़े बिचौलिए हैं? और हमेशा ही छोटे बिचौलियों छोटे बिचौलिए अच्छे होते हैं और बड़े बिचौलियों से तो छोटे बिचौलिए अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि छोटे बिचौलिए होने चाहिए, लेकिन ये बड़े बिचौलिए आ जाएंगे, पूरे कॉर्पोरेट हाउस हो जाएंगे और इनके पास स्टॉक की लिमिट नहीं है, पैसे की लिमिट नहीं है। और इनका देखिए, रेल इनकी है,
रेल इनकी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कराएंगे, स्टोर अनलिमिटेड करेंगे, और इनके दुकान भी है, नेटवर्किंग भी है। हाँ, नेटवर्किंग भी है। ये तो कल दे देंगे पूरा अनाज का बाबा रामदेव के जो स्टोर से उस पर, कि वहीं से पूरा कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा सब जगह इनका ही कंट्रोल होगा। तो प्राइस भी उन्हीं के तरीके, प्राइस उनके अंदर। तो ये पूरा अनाज का कारोबार का मुद्दा है, सिर्फ एक किसान का मुद्दा तो है ही, लेकिन आप सोचिए कि हर एक आम आदमी इससे अफेक्ट होने वाला आगे चल के। और ये निजीकरण की बात करते हैं ना, निजीकरण होगा, किसान को ऑप्शन होगा, किसान अभी भी बेच सकता है। अभी गवर्नमेंट के फिगर से कि किसान 10-12% के ऊपर एपीएमसी में नहीं बेचता, बाहर बेचता है, लेकिन वो अपना भाव देख के बेचता है। लेकिन अगर ये छोटे जो खरीदार हट जाएंगे और बड़े ही खरीदार रह जाएंगे, तो ये जो बड़े अडानी जी और अंबानी जी हैं, जो बड़े जो खरीदने वाले हैं, ये कोई मदर टेरेसा नहीं है कि जो किसान पे दया खा के उनको भाव देने वाले। इसीलिए किसानों की मांग है कि ठीक है, आप लोग ये करना चाहते हो तो एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की एमएसपी फिक्स कर दो, लॉ के अंदर ला लो कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा तो उसको सजा होगी। तो ये करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये तो जो किसान डिमांड कर रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सुखदेव जी, एक चीज़ बताइए कि ये इनका कहना है कि छोटे छोटे जो बिचौली है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक कॉर्पोरेट जगत का इस पे राज होगा। तो आप नहीं, ऐसा नहीं मानते कि अगर ये सारी चीज़ें जिस बीच वाले की बात हम करते हैं तो भी तो एक रोजगार, उनका भी रोजगार चलता है ना कि अगर एक बड़ी कंपनी आती है, अभी जैसे बिजली के विभाग में ले लीजिए, जिस तरीके से बड़ी कंपनियां प्राइवेट आई, आज उसका बिजली विभाग जो है, आज लाइट बिल का क्या हो गया, दुगने दाम जो लाइट के बिल चल रहे हैं। और उसी तरीके से ये सारे बिचौलिए आने के बाद, पूंजीपति आने के बाद, अनाज जो आज हमको पीडीएफ सिस्टम में जो सस्ते मिल रहे थे, अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि उन्होंने स्टॉक जो है अनलिमिटेड करने के लिए बड़े बड़े लोगों को दे दिया, तो सरकार पीडीएफ के लिए अनाज कहाँ से स्टॉक करेगी? जो आज गरीबों को पीडीएफ सिस्टम के ज़रिए जो अनाज मिल रहा था 2 रुपये 3 रुपये किलो के भाव से, वो उनको मिल पाएगा क्या? फिर क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने भाव में खरीद कर फिर अपने हिसाब से बेचेंगे ब्लैक करके। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को ही भरण पोषण करने के लिए जो मोदी सरकार है, वो अडानी अंबानी के बोलते हैं ना कि जो ये दलाल है, तो उसी आधार पर ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। और इस दलाली को ख़त्म करनी चाहिए, गरीब को उनका हक मिलना चाहिए, गरीब किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी इसीलिए है। अच्छी चर्चा हो रही है सर आपके साथ। और एक अहम बात जो कहते हैं इस बिल की बात, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, तो एग्जैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है क्या? नहीं, उनको फ़ायदा कैसे होगा आप मुझे बताइए। बड़े बड़े कंपनियां पट्टे पर अगर ज़मीन ले लेंगी और वहाँ पे किसान जो ज़मीन का मालिक था वो वहाँ पर बेचारा मजदूर बनकर काम करेगा। और कंपनियां जो हैं, इनके बड़े बड़े स्टोर होंगे, उस स्टोर में इनको जो चीज़ें की ज़रूरत होगी उसी चीज़ों को वो उगाने को कहेंगे। यानी कि जनता की ज़रूरतें वहाँ नहीं होगी, वहाँ पूंजीपतियों की ज़रूरतें होगी और उसके आधार पर वो जो है वो खेती कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है, पूरा देश हमारा जो है किसान के आधार पर जीवित रहते हैं और उनके पूरा उस पर निर्भर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। सर, भवानी जी, एक चीज़ बताइए कि इसी विषय पे आप लोगों ने धरना दिया था, तो उसमें एक था कि इतने दिनों तक जो आंदोलन चला उसमें 25-30 लोग शहीद भी हुए हैं, तो ये क्या पूरा मामला था? सर देखिए, आंदोलन पहले 2 महीने पंजाब में चला, उसमें बहुत मीडिया की कम कवरेज की गई। उसके बाद आंदोलन दिल्ली में आया, दिल्ली में काफ़ी कवरेज मिला, लेकिन वहाँ पे अब दिल्ली में कड़ाके की ठंडी है। अब सोचो नवंबर दिसंबर में क्या ठंडी होती है वहाँ पे। हाँ, आदमी 2-2 ओवरकोट पहन के चलता, फिर भी ठंडी चलती। अब वहाँ वो लोग रात को वहाँ बैठे हैं खुले में, तो इसमें से कई किसानों की शहादत हो गई है, शहीद हो गए हैं। तो उस पर भी सरकार की कोई भी संवेदनशीलता नहीं है अभी तक कि भाई हम उनसे कुछ बात करें या कुछ मैटर लाएं, कुछ उनसे कुछ रास्ता निकालें। अब ये इनको रास्ता निकालना ही नहीं, जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला है कि पूरे फूड ग्रेन मार्केट का है और ये बरसों तक चलेगा। एक बार चले गए, जैसे स्कूल का निजीकरण हुआ तो किसको फ़ायदा हुआ? टीचरों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज सोचिए कि टीचरों को क्या हालत है, आज देखिए और प्राइवेट स्कूल्स में क्या हालत है और कितना शोषण है उनका। तो ये इस तरह किसान का भी शोषण होने वाला है। ये इनपुट्स है इनके पूरे मार्केट के। तो ये शुरू हो गया शोषण। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे ये लोग। अब उसमें तो किसान ये हो गया कि बंधुआ मजदूर की तरह रह गया। दूसरी बात, ये लोग बोलते बिचौलिए को हटाना है, ये इनका यही मेन मुद्दा है, हम बिचौलियों को हटाएंगे। आप देखो जो भी इनका रिप्लाई होगा, बिचौलियों को हटाना है। अब बिचौलियों को हटाना है तो पहले बताइए कि बिचौलियों क्या काम करते हैं अभी, और जो कॉर्पोरेट आएंगे वो काम करेंगे। आप पाओगे दोनों सेम काम करेंगे।
ये बड़े पैमाने पे करेंगे, बिचौलिए छोटे पैमाने पे करते हैं। तो मुझे तो है कि भाई अगर छोटा सांप है तो ठीक है, लेकिन ये बड़े सांप आ जाएंगे तो ये तो निकल ही जाएंगे अजगर की तरह। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। उस पर एक और बात थी, जैसे कि आज अब देखें कि कोरोना काल में 5-6 महीने जिस तरीके से गुजरे, सरकार के पास अनाज था तभी तो वो जनता को दे पाई। अब जब प्राइवेट लोग स्टॉक करेंगे, अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे, तो ऐसे काल में अगर जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अनाज की तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। यानी सरकार फिर प्राइवेट लोगों के पास गोडाउन में जाएगी, उनको कहेगी कि अभी हमारी जनता के लिए अनाज की ज़रूरत है, और वो अपने मन भाव जो भाव होगा उसके ज़रिए लोगों को देंगे। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को गुलाम करने की जो है वो कवायद चल रही है। और मैं तो कहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, पूरे देश के किसान, पूरे देश के नागरिकों को सड़क पर उतरना चाहिए। ये गुलामी का दूसरा दौर की शुरुआत जो है वो मोदी सरकार द्वारा की गई है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर जो आपदा चला है कोरोना काल 5-6 महीना 7 महीना जो, उसमें सर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट में अनाज का वितरण किया, तो कहीं ना कहीं उसके पास स्टॉक थी। लेकिन आपने सही बोला कि अगर ये स्टॉक प्राइवेट कंपनी के पास चले जाते हैं तो फिर तो इनके अंडर में रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो चाह के भी लोगों को अनाज नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे सरकार को सोचने की ज़रूरत है, इस पे चिंतन करें। और एक बीच का रास्ता ना, लेकिन किसान बीच का रास्ता नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम्प्लीटली इस चीज़ को रिमूव कर दीजिए। डेथ वारंट है, इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? आपने उनके गले में फांसी का फंदा लगा दिया, आप कहते हैं धीरे से खींचे या तेजी से खींचे, मरना तो किसान को ही है। तो ये डेथ वारंट पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए, इसमें कोई मतलब समझौता नहीं। पूरी तरह से इस कानून को रद्द करके और किसान अपनी मर्जी से मालिक बनकर अपने खेत में काम करे, बस हम यही चाहते हैं। ये तो जो फ्यूचर है, जो अभी चल रहा है आंदोलन, वो तो पता चलेगा कि ये रिजल्ट इसका क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो आम आदमी जनता को ही हो रहा है। एक चीज़ और बहुत ही अहम है सर, मैं कहना, क्योंकि कोरोना दिल्ली कोरोना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फैल रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, कोरोना कहाँ चला गया? देखिए सर, कैसे होता है ना कि अगर आप जब अपने जो हक की लड़ाई लड़ते हैं तो वहाँ तो हम मरने के लिए जाते हैं सर, बराबर है। और ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम नहीं तो हमारे जो बच्चे आने वाले समय में वो हमको इस बात के लिए हमेशा कोसते रहेंगे कि जब ऐसी लड़ाई चल रही थी दोबारा इस देश को गुलाम होने की, तो उस वक्त आप कहाँ थे? तो हम आँख से आँख मिलाकर उन बच्चों से कह सके कि हम उनके साथ थे जो इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की कवायद के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसमें हम कोरोना का तो क्या सर जी, जहाँ जहाँ इलेक्शंस होती है वहाँ कोरोना कहाँ चला जाता है? क्या कोरोना कोई टाइम बता के तो आता नहीं है कि जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ नहीं आएंगे हम, और जहाँ आंदोलन होगा वहाँ आएंगे। तो ये अपने आप में अपने अंग का अपने हक की लड़ाई है, तो इसमें तो सारी चीज़ें हम लोगों को एक्सेप्ट हैं। मरने के लिए तो पहुँचे हैं सर वहाँ पे लोग। जी हाँ सर, मानिए जी एक चीज़, आम आदमी पार्टी, मीरा भाईंदर और ठाणे और पालघर के आप संगठन मंत्री हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर, हम चाहते हैं सिंपल से कि तीनों विधेयक, तीनों जो उन्होंने लॉ बनाए हैं वो वापस ले लें, बस ये तीनों हैं। और जो भी डिस्कस करना है उसके बाद, एक तो पहली बात तो इन्होंने कभी किसी किसान संगठन से सलाह मशवरा नहीं किया और सीधा बोला आपके फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ साल पहले इन्होंने नोटबंदी की थी फ़ायदे के लिए। मैं आपको 1 मिनट लूँगा, थोड़ा विषय से थोड़ा भटक जाऊँगा, आपको लगेगा, लेकिन देखिए इनकी मानसिकता क्या है। नोटबंदी रातों रात कर दी और बोला देश को फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, नोटबंदी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है हमारे इंडिया के सबसे बड़े एनिमी दाऊद इब्राहिम को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जो ब्लैक मनी होता है उसका जनरेशन होता है और उसका यूज़ होता है। अब ब्लैक मनी जनरेशन कैसा था उस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन ब्लैक मनी जनरेट हुआ, जिसके पास होता है ब्लैक मनी, जैसे पुलिस ऑफिसर हैं, मनपा के अधिकारी हैं, इनके पास रोज़ ब्लैक मनी आता है। अब ये करेंगे क्या? जिनके पास ब्लैक मनी रोज़ आता है, ये ब्लैक मनी डालेंगे कहाँ? तो किसी को उधार तो नहीं देंगे, क्योंकि दोस्ती भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी यूज़ करने के 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कैश रखो लेकिन उसमें कोई रिटर्न नहीं है। दूसरा आता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तीसरा होता है आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। और चौथा आता है फॉरेन करेंसी में करो। हाँ, ये 4 मुख्य तौर पर ब्लैक मनी के यूजेस है। अब जब 2016 में नोटबंदी किया और तब इन्होंने बोला प्रॉपर्टी के पीछे भी पड़ेंगे, तो लोगों जिनका ब्लैक मनी था, तो ये 2 जो ऑप्शन चले गए। फॉरेन एक्सचेंज का जो ऑप्शन है वो इंडिया में जो ब्लैक मनी होता है वो ज़्यादा मानते नहीं है, और बहुत बड़ी पैसा चाहिए, वो FI रूट से आ जाता है, वो अलग मैटर है। तो सिर्फ बच गया गोल्ड। आप देखिए 4 सालों में
किसी चीज़ का भाव नहीं बढ़ा है, मंदी है। आप रिक्शा वाले से पूछ लीजिए क्या मंदी है। आप कभी रिक्शा वाले को पूछ लीजिए, एक रिक्शा वाले को, कि नोटबंदी वाला टाइम आया क्या? अभी उसके पहले जो टाइम था, आपका बोलेगा नहीं आया अभी तक। इस 4 साल में गोल्ड का भाव 27,000 से लेकर 50,000 हो गया है, जबकि मंदी चल रही है। तो ये गोल्ड कौन खरीद रहा है? हाँ, ये कि हम शादियों के लिए खरीद रहे हैं गोल्ड? नहीं। इतना बड़ा भाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि पूरा ब्लैक मनी अब गोल्ड में सेफ हो गया है, कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा गोल्ड में। तो ये हुआ लास्ट में। और गोल्ड कौन सप्लाई करता है? क्या मुझे बताना पड़ेगा सरकार को, कि जो सरकार में इतने साल से हैं उनको पता नहीं है? वो दाऊद सप्लाई करता है गोल्ड। और सबसे बड़ा फायदा नोटबंदी का दाऊद इब्राहिम को हुआ। और ये बात मैंने जब 2016 में बोली थी तो बहुत लोग मुझ पर हंसे थे, और आज में ये सिद्ध हो गया कि गोल्ड का भाव 27,000 से 50,000, इतना 68% कभी भाव नहीं बढ़ा है इतने साल। मंदी के दौर में 70% भाव कभी नहीं बढ़ा है, आज तक इतिहास में नहीं बढ़ा है। नोटबंदी का असर है। तो हम लिए तो सोना खरीदना, हमको फ्यूचर का सोचना है। हाँ, जो फ्यूचर का सोचना है, तो फ्यूचर का सोच के चलना है, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और जो कौम फ्यूचर का नहीं सोचती है वो बूढ़ी होती है। जो अतीत में रहती है ना, कि नेहरू ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी क्या, वो अतीत में रहते हैं, तो वो बुढ़ापे की निशानी है। सर आपसे मैं, क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो अभी आपका स्वरूप क्या रहेगा आंदोलन? देखिए, जैसे जैसे किसान जो एकता है, जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ से, वो जैसे जैसे हमको कॉल करते जाएंगे, हम उनका जो भी वहाँ से आदेश आता रहेगा, और जिस तरीके से हमारी पार्टी का आएंगे, तो हम सड़कों से लेकर इस आंदोलन के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किए हुए हैं। ये आंदोलन चाहे जितने दिन चल जाए, चाहे महीने, चाहे साल, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ हम आंदोलन करके सड़कों पर रहेंगे जब तक ये कानून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत अच्छा डिस्कशन सर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, और लोग इसका जो माइनस और पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको वो समझ रहे होंगे। एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 1917 में जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर, तो उस समय गांधी जी जब लौटे साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि किसानों से ज़बरदस्ती जो अंग्रेज़ है वो नील की खेती कराते थे, और नील की खेती ऐसे, एक बार नील की खेती जिस जगह होता है वो बंजर ज़मीन हो जाता है, तो लोग त्रस्त थे। तो उसको लेके लोग गांधी जी के पास गए कि इस चीज़ को हम हटाया जाए। तो उस समय चंपारण, बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह के नाम से एक सत्याग्रह शुरू हुई, और वो सत्याग्रह के उस समय भी किसानों का आंदोलन था, आज भी किसानों का आंदोलन है। तो उस समय उनके इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। तो क्या ये जो आंदोलन है, तो ये जो सत्याग्रह चल रहा है किसानों का, कुछ परिदृश्य दिखाएगा? ज़रूर, क्योंकि आप देखिए, जब जब अन्नदाता ने आवाज़ उठाया, आज से पहले भी, जो देश की आज़ादी के पहले भी, किसान आंदोलन ने ही इस देश के अंदर आज़ादी की सबसे पहले शंखनाद की थी। और अब दोबारा जो हमें दोबारा गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया मोदी सरकार द्वारा हो गई है, इसको उखाड़ फेंकने में भी यही किसान आंदोलन काम आएगा। उस समय भी नील की खेती जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर ही करवाई जाती थी, कंपनी थी, और आज भी उसी कंपनी के ज़रिए लोग पट्टे पे देकर जिस तरीके से खेती करवाना चाहते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कराना चाहते हैं। तो ये जो किसान का आंदोलन है, ये दोबारा इस देश के अंदर नई इतिहास लिखेगा, और ये जिस तरीके से पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, इनको उखाड़ फेंक कर एक बार फिर से इस देश सुफलाम सुजलाम के रास्ते पे चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और चर्चा के अंत में, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप दर्शकों को 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से। बस मेरा ये संदेश है कि एक कानून तीनों रद्द होने चाहिए, और किसानों ने जो मांग है वो माननी चाहिए। और अगर किसानों के हित में है ये कानून, और किसान ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर क्यों कानून बना रहे हो? सर आप ऐसे गंभीर विषय को जहाँ सारे मीडिया जो है वो दिखाने से कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सारे चैनल्स पे अलग अलग तरीके से आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। कहीं ना कहीं खेती से आप भी जुड़े होंगे, शायद वो दर्द आपके अंदर होगा, इसीलिए आपने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी तरह से विश्लेषण करने की कोशिश की। तो मेरा भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका चैनल जो है जिस तरीके से इस विषय को उठा रहा है, लोग इसको समझें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। आपने चैनल की तारीफ़ की, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास खेती है, वो नहीं। एक्चुअली जो जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता होता है, उसका एक दायित्व होता है कि
हर उन चीज़ों को, हर उस वस्तु विषय को उठाए और टीवी के माध्यम से दर्शकों को दे, तो हम उस तरफ अपना रुख किए हुए कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो है जो छूट ना पाए। थैंक यू आप लोग हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ के स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।